नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मूल अधिकारों की हम लोग बात कर रहे थे और अब इस समय मूल अधिकारों में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 12 के बारे में। आर्टिकल 12 क्या है? दरअसल आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा की बात करता है। वो राज्य की परिभाषा क्या हो सकती है? इस संदर्भ में कि क्या राज्य है? राज्य के अंतर्गत भारत की संसद आ सकती है, सरकार आ सकती है, राज्यों में प्रत्येक राज्य की सरकार आ सकती है, विधानमंडल आ सकता है, भारत का राज्य क्षेत्र आता है या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी इसमें शामिल किए जाते हैं। हम लोग आर्टिकल 12 को ऐसे समझिए कि भारत के संविधान के भाग 3 को लागू करने के लिए एक एक एरिया डिसाइड किया गया। आखिर भारत का वो भौगोलिक क्षेत्र, उसे राज्य माना गया और ये राज्य को परिभाषित करने का प्रयास करता है आर्टिकल 12। कोई नागरिक राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किसी भी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो आप समझिए कि इसका दायरा क्या बनाया गया। न्यायिक घोषणाओं में अन्य प्राधिकारियों को विस्तृत रूप से वर्णित किया गया। राज्य की जो यह परिभाषा है, ये बड़ी समावेशी है और इसका समय समय पर विस्तार किया जाता है। इसके अंतर्गत संसद आती है, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार आती है, राज्य विधायिका आती है, राज्य कार्यपालिका आती है, स्थानीय अधिकारी आते हैं। अब जो अन्य प्राधिकारों की मैंने बात की थी कि अन्य प्राधिकारी में क्या आएगा, जैसे विधि के द्वारा गठित वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले निकाय आ सकते हैं, जैसे नगर निगम होता है आपका, है ना, या नगर विकास विभाग होता है, या सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले निकाय आ सकते हैं, या फिर सरकारी कार्यों का निष्पादन करने वाले ऑर्गेनाइजेशन आ सकते हैं, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार के नियंत्रण के अधीन हो, वो इसके अंतर्गत आएंगे। अब राज्य को समय समय पर कोर्ट के द्वारा भी इसकी परिभाषा को डिस्क्राइब किया गया। जैसे राज्य अधिनियम के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, अब सोसाइटी एक्ट के तहत इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की गई या किसी डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई या मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई तो उसे भी राज्य माना जाएगा। भारतीय सांख्यिकी विभाग इसके अंतर्गत आता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसके अंतर्गत आते हैं, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, राजस्थान विद्युत बोर्ड या आपका जो स्टेट का विद्युत बोर्ड है वो, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन अधिकरण, ओएनजीसी, सेल, गेल, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, वो भी क्या है, वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि आप बीसीसीआई को राज्य माना जा सकता है, तो फिर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इस पर भारत सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। ठीक है, तो बीसीसीआई या फिर जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से एनसीईआरटी कहते हो, ये राज्य की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होती है। तो आर्टिकल 12 का जो प्रोविजन था कि उस राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल होगा। अब एक है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 का कब इस्तेमाल होता है? जब मूल अधिकारों से कोई विधि असंगत हो या उसको कम करने वाली हो। मतलब असंगत का मतलब मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही हो, मूल अधिकारों को मान ना रही हो, ऐसा कोई लॉ बना दिया या फिर उसको कम करने वाला लॉ बना दिया, तो इसमें आर्टिकल 13 में ये प्रोविजन किए गए। अब संविधान के ठीक प्रारंभ से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य मानी गई जहां तक अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। अब राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग में दिए गए अधिकारों का हनन करती हो या उनको कम करती हो। और इसके उल्लंघन में अगर कोई विधि बनाई गई है तो उस विधि को जहां जहां तक वो उल्लंघन करती है, अगर पूरा उल्लंघन करती है तो वहां तक उसे शून्य माना जाएगा। अब इस अनुच्छेद में एक बात और की गई कि जब तक अपेक्षित ना हो तो विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का प्रभाव रखने वाला कोई अध्यादेश, कोई आदेश, कोई उपविधि, कोई नियम, कोई विनिमय, कोई अधिसूचना, कोई रूढ़ि या कोई प्रथा सम्मिलित है, अगर वो भी मूल अधिकारों को उल्लंघन कर रहा हो तो वो भी क्या हो जाएगा, उसे भी न्यून माना जाएगा। अब एक होता है प्रवृत्त विधि। प्रवृत्त विधि मतलब दी गई विधि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधान मंडल के द्वारा या किसी ऐसा अधिकारी जो उस विधि बनाने के लिए सक्षम के द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले पारित किया गया हो या बनाई गई विधि है।
जो पहले ही जिसको निश्चित कर दिया गया था, चाहे ऐसी विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों के परिवर्तन में हो या ना हो, अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो ऐसी विधि को भी नहीं माना जाएगा, वो शून्य होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात है, आर्टिकल 13 की कोई बात आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शॉर्ट में ऐसा समझ लो कि जो आर्टिकल 13 है वो न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति से संबंधित है। यह देश में न्यायपालिका को मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में स्थापित करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के विषय में संविधान की सर्वोपरि स्थिति को सुरक्षित करना है, जैसे कि न्यायिक पुनर्वलोकन, किसी भी ऐसे लॉ को शून्य घोषित करने की शक्ति दी गई है न्यायिक पुनर्वलोकन के तहत न्यायपालिका को। अब न्यायपालिका की जो शक्ति है वो मूल अधिकारों से असंगत हो या फिर उसका उल्लंघन करती हो तभी ये काम करे। अब ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत हो या उसका उल्लंघन कर रही हो तभी आर्टिकल 13 के तहत न्यायपालिका की शक्ति काम करती है। अब मूल अधिकारों से संबंध में कुछ संवैधानिक सिद्धांत दिए गए हैं जहां से तय करना पड़ेगा कि आर्टिकल 13 को कैसे डिस्क्राइब करना है। अब संविधान के अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, जैसे एक सिद्धांत है जुडिशियल रिव्यू का, जिसे न्यायिक पुनर्वलोकन कहते हैं। अब इसका तात्पर्य न्यायपालिका की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत वह विधायिका द्वारा कोई बनाए गए किसी भी कानून या कह सकते हो आप कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं होने पर निरस्त कर सकता है। साथ ही पूर्व में सुनाए गए अपने निर्णयों की समीक्षा भी न्यायपालिका कर सकती है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट। यह सिद्धांत यूएसए की न्यायिक व्यवस्था की देन है। यूएसए की न्यायिक व्यवस्था में हमने बात की कि बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिया गया था। एक केस था मारबरी बनाम मेडिसिन बात, जो 1803 में हुआ था यूएसए में। वहां पर न्यायपालिका की अंतर्निहित शक्ति के रूप में न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था की गई थी। तो आपको केस याद रखना है, मारवरी वर्सेस मेडिसिन केस 1803। तो वहां पर ये जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत प्रोविजन अस्तित्व में आया। अब हम लोग करते हैं भारतीय संविधान की बात। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को प्रत्यक्ष रूप से पुनर्वलोकन की शक्ति नहीं दी गई है। पुनर्वलोकन शब्द का प्रयोग केवल आर्टिकल 137 के अंतर्गत किया गया है। अब उच्च न्यायालय ने अपने कई डिसीजन दिए और इन डिसीजनों में उन आदेशों की या अपने निर्णयों की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति दी गई। लेकिन संविधान के अंतर्गत कुछ विशेष प्रोविजंस हैं जिससे न्यायालय को या न्यायालय का पुनर्वलोकन की शक्ति मिलती है, जैसे आर्टिकल 30, आर्टिकल 32, आर्टिकल 131 से लेकर 136 तक ये प्रोविजन है जिसमें न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति दी गई है। 143 में भी ये प्रोविजन है, एक केस में बात होती है। 226 में भी ये प्रोविजन है, 245 में भी ये प्रोविजन है, 251, 254 और 372। इनके अंतर्गत न्यायपालिका को कुछ ऐसी शक्तियां हैं या उत्तरदायित्व दिया गया है जिससे न्यायालय को पुनर्वलोकन की शक्ति मिलती है। तो आर्टिकल 13 ही नहीं है, कई सारे आर्टिकल हैं जो न्यायिक पुनर्वलोकन से जुड़े हुए हैं, जो अभी मैंने बताए। 30, 32, 131 से 136 तक, 143, 226, 245, 246, 251, 254 और 372। तो इन आर्टिकल्स को याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको ये याद हो जाएंगे। दूसरा सिद्धांत है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी, जिसे हम लोग पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। यदि विधायिका द्वारा ऐसी विधि पारित की जाती है जो मूल अधिकारों के किसी प्रोविजंस का उल्लंघन करती हो, तो वह जो विधि है या जो लॉ है वो न्यायालय के द्वारा असंगतता की सीमा तक शून्य घोषित किया जा सकता है। मतलब जहां जहां वो उल्लंघन कर रहा है, असंगतता से मतलब है जहां जहां वो उल्लंघन कर रहा है मूल अधिकारों का, तो उस विधि को वहां शून्य घोषित किया जाता है। संपूर्ण विधि को भी अमान्य घोषित कर सकने के स्थान पर केवल उस भाग को हटा दो जो उसका उल्लंघन कर रहा हो, जो मूल अधिकारों से असंगत है। यही पृथक्करण का सिद्धांत है। मतलब उस विधि में से उस भाग को ही निकाल दो
इसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी। एक और सिद्धांत है जिसे हम लोग बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। अब आर्टिकल 13 का 1 को सुने तो वो कहता है कि संविधान के लागू होने से पूर्व जो विधियां थी वो उस सीमा तक शून्य होगी जिस सीमा तक वो किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, या आप कह सकते हो या मूल अधिकारों से असंगत हैं, उनसे मेल नहीं खाती हैं। अब मूल अधिकारों के असंगत विधियां मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो सकती है, इसी को बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत। एक और है डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर क्या होता है? ये मोस्टली संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया सिद्धांत है। अब अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका में ही ये लागू होता है डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर, अभिजात वर्ग का सिद्धांत भी इसको कुछ लोग के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी जानने की कोशिश करते हैं कि अभिजात वर्ग का सिद्धांत कैसे काम करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ प्रोविजंस हैं जो इसके सिलसिले में लागू किए गए। ये लाइट का बड़ा दिक्कत है दोस्तों, एक मिनट। अब डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर को जब लागू करने का कॉन्सेप्ट लाया गया था तब इसमें कुछ प्रोविजंस थे, उन प्रोविजंस को समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 13(1) के अनुसार संविधान के लागू होने से पूर्व जो विधियां लागू थी, इसी प्रकार उस पर बात हो रही थी। अब डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर क्या कहता है? वो है अवित्तजन का सिद्धांत, यूएसए में लागू है, परंतु भारतीय परिस्थितियों पर विचार करते हुए भारतीय संदर्भ में से निरस्त किया गया है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता, यह राज्य को उसके अधिकारों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दे सकता है, इसलिए भारतीय परिस्थितियों में लागू नहीं होता। तो डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर की बात किया जाए या अवित्तजन के सिद्धांत की बात की जाए तो ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में लागू नहीं होती। एक है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, जैसे हम लोग कहते हैं भावी परिवर्तन का सिद्धांत। मूल अधिकारों का प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, मतलब भूतलक्षी नहीं है, बल्कि इसका भावी प्रभाव है। भारतीय संविधान के लागू होने से पहले कुछ विधियां थीं, इन पर मौलिक अधिकारों का प्रभाव किस स्थिति से होगा? जिस स्थिति से लागू हो उस स्थिति से होगा, और जिस स्थिति से इन्हें लागू किया गया है, संविधान के लागू होने से पूर्व किए गए कार्यों के संबंध में संविधान की पहले की विधियां लागू होंगी, क्योंकि जो कार्य उस समय किया गया मतलब भूतलक्षी नहीं है, ठीक है। जिस समय जो कानून लागू था उसी के हिसाब से वो विधियां लागू होंगी। इसलिए संविधान के पूर्व जो विधियां थी उनके अधिकार या उन विधियों के अधीन जो भी पूर्व अधिकार थे और दायित्व थे, उनका प्रवर्तन मूल अधिकारों के उल्लंघन के बावजूद भी कराया जा सकता है। ये पहले की विधियां हैं, लेकिन लागू होने के बाद वाली विधियों में ध्यान देना है, अगर वो वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं तो उनको उनके साथ जाया जा सकता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग डिपेंड करता है कि कब इसको लागू करना है, ठीक है। अब मूल अधिकारों में संशोधन और आधारभूत ढांचे का एक सिद्धांत दिया गया, उसके लिए आर्टिकल 13 के 2 की बात की गई। इसमें कहा गया कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों में कटौती करती हो या कमी करती हो। संविधान के लागू होने के बाद से ही ये प्रश्न सामने आया, क्या आर्टिकल 368 के तहत संसद की संविधान शक्ति भी मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है? अब संविधान का भाग 4 है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिनका उद्देश्य देश में सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना करना है, और इनको राज्य की नीतियों के द्वारा लागू करने के लिए संसद ने प्रारंभ से ही संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए संविधान संशोधन की नीति अपनाई, जिसे मूल अधिकार में हस्तक्षेप के आधार पर चुनौती दी गई। अब संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन और उस पर दिए गए न्यायिक निर्णयों में कई सारे डिसीजन थे, चलिए हम लोग उनकी को डिस्कस कर लेते हैं। एक बात है, एक केस है शंकरी प्रसाद केस 1951 में जो हुआ था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान संशोधन अधिनियम सामान्य विधि नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 13 को आर्टिकल 368 के अधीन स्वीकार करते हुए न्यायालय ने संसद का मूल अधिकारों में संशोधन करने के अधिकार को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मूल अधिकार अब संसद की संशोधन करने की शक्ति के अधीन है। फिर एक केस होता है 1967 में गोलकनाथ केस।
अब उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले के निर्णय को पलट दिया और निर्णय दिया कि संविधान में मूल अधिकारों को सर्वोच्च स्थिति दी गई है और इसमें वो इसलिए उनको संशोधित नहीं किया जा सकता या उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर एक अमेंडमेंट होता है 1971 में, 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इस अधिनियम के द्वारा आर्टिकल 13 में एक नया खंड जोड़ा गया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत या फिर अनुच्छेद 360 के अधीन पारित संविधान संशोधन सामान्य विधि नहीं है। इस प्रकार आर्टिकल 13 संविधान का संशोधन करने वाले अधिनियमों पर लागू नहीं होगा। इस प्रकार राज्य के पास एक बार फिर मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति आ गई। फिर एक बड़ा फेमस केस आया इसके 2 साल बाद 1973 में, उसका नाम था केशवानंद भारती केस। अब न्यायपालिका ने संविधान के मूल ढांचे की यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया जिसके अनुसार संविधान की कुछ ऐसी मूल विशेषताएं हैं जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों का संशोधन केवल उस सीमा तक किया जा सकता है जिस सीमा तक वो मूल ढांचे का हिस्सा नहीं। एक और नया डिसीजन आया। अब यहाँ पर मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति को फिर नियंत्रित किया गया। फिर 1976 में एक और अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट। अब इस अधिनियम के द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत को शून्य घोषित करने के लिए आर्टिकल 368 के 4 और आर्टिकल 368 के 5 जोड़े गए। अब इस अधिनियम ने संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति दे दी और कहा गया कि इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है मिनर्वा मिल्स केस जिसे कहते हैं, वो 1980 में आया। अब इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 368 के 4 और 368 के 5 को निरस्त कर दिया। अब क्योंकि इनके द्वारा न्याय पुनर्वलोकन संबंधित जो शक्ति थी उसमें कटौती की गई थी जो संविधान का मूल ढांचा है, इसलिए जो वर्तमान में मूल अधिकारों में उस सीमा तक संशोधन किया जा सकता है जहां तक वह संशोधन के मूल ढांचे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है। फिर एक केस आया 2007 में जिसको हम लोग कहते हैं IR कोहिलो केस। अब जो 9th शेड्यूल था या जो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियम थे उनकी वैधता से संबंधित है। अब इस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों सहित कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के मूल ढांचे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है कि न्यायिक पुनर्वलोकन का उच्चतम न्यायालय को अनन्य अधिकार है। अनन्य वर्ड जोड़ा गया, ध्यान दीजिए, मतलब उनको उसको डिस्क्राइब करने का अधिकार है, उसको रोका नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये कुछ केस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि मूल अधिकारों में संशोधन और आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के संबंध में किए गए हैं। ठीक है, तो शंकरी प्रसाद वाद की हमने बात की, गोलकनाथ वाद की बात की, 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की, फिर हमने केशवानंद भारती की बात की, फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ हमने उसकी बात की, मिनर्वा मिल्स की बात की, फिर हमने IR कोहिलो वाद जो 2007 में हुआ था उसकी बात की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो आर्टिकल 13 है आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, और इस पे अंतर्गत अब अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर आप दे सकते हो, प्री बेसिस पर भी, मेंस बेसिस पर भी, और उम्मीद करता हूँ शायद इंटरव्यू बेसिस पर भी आपके लिए पर्याप्त इन्फॉर्मेशन होगी। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम लोग वहाँ पर समानता के अधिकारों की बात करेंगे, आर्टिकल 14 से 18 को जानने की कोशिश करेंगे।